दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, वो जो विशेष सत्र था संसद का, उसमें हमने कुछ बहुत सारी बातें देखी। महत्वपूर्ण बातें जो थी उसमें एक तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण था और उसके बाद नेता सदन नरेंद्र मोदी साहब जो कि प्रधानमंत्री है उनका भी भाषण था। स्वाभाविक रूप से जो है वो तुलना करने का मन होता है कि दोनों भाषणों में क्या फर्क रहा, क्या अंतर रहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम राहुल गांधी है, जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, और पिछले 10 सालों में बहुत जगह पे ठोकर खा के ये जो है ये व्यक्ति और उनकी पार्टी जो है वो खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर 2 बार के पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री और तीसरी बार के कोएलिशन वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, उसके बावजूद जो है वो अपनी पार्टी को 240 तक पहुंचा पाए और फिर एनडीए का वो गठबंधन का सहारा लेते लेते प्रधानमंत्री बने। हालांकि इस चीज को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, तो कैसे भी करके तीसरी बार बने प्रधानमंत्री का भी भाषण। हमने सोचा कि इस पर जो है वो अगर सबसे बेहतरीन अगर आकलन कोई कर सकता है हमारी दृष्टि में, तो वो हमारे गुरु श्रवण गर्ग साहब हैं। हमने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने वक्त निकाला, तो हम उनको जोड़ रहे हैं हमारे साथ और उन्हीं से सीधी बात जो है समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो नेताओं का भाषण और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है वो कैसे देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM पर। तो भूमिका आपने सुन ली सर। अगर आप बताएं दर्शकों को कि आप कैसे देखते हैं राहुल जी का भी और इनका भी, लेकिन विशेष इनका जवाब जो था वो। जी देखिए, ये एक कहानी है कि बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि 5 या 6 नेत्रहीन लोग एक हाथी को कैसे देखते हैं। किसी को हाथी का पैर दिखता है, हाथ में आ जाता है तो कहता हाथी बस पैर वाला है। किसी को कान आ जाता है पकड़ में तो कहता हाथी मतलब एक कान। पिछले 2 सत्रों में नरेंद्र मोदी पूरी तरह पकड़ में नहीं आ रहे थे लोगों की। लोग उनके एक एक चीज को पकड़ के कहते हैं कि यही नरेंद्र मोदी है। 2024 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पकड़ में आ गए, एक्सपोज हो गए जिसको कहते हैं। और वो जो लोग थे नेत्रहीन थे, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि जिस चीज को हम पिछले 10 सालों से देख रहे थे या समझ रहे थे, ये वो चीज नहीं है, कुछ चीज अलग है। ये हम उसको जिसको रियल मान रहे थे वो रियल नहीं था। आप देखिए कि 2014 में जब उन्होंने शपथ ली थी, राष्ट्रपति भवन के अहाते में ली थी, शायद 26 मई रहा होगा वो दिन। 26 मई था। एक गर्व से भरे हुए नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी वो, और सार्क देशों के शासनाध्यक्ष उसमें उपस्थित थे। नवाज शरीफ भी थे और श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, हर देश के जो पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष थे वो मौजूद थे। फिर हमने देखा कि और फिर हमने प्रधानमंत्री को संसद की सीढ़ियों पर शीश नवाते हुए देखा। हमको लगा कि ये प्रधानमंत्री यही है जो शपथ ले रहा है राष्ट्रपति भवन में, जो संसद की सीढ़ियों पर शीश नवा रहा है लेट के, साधारण कपड़ों में, जैसा गुजरात में पहनते थे उस कपड़ों में। 2019 में हमको लगा कि ये आदमी वही है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसके समर्थकों की संख्या कम हो गई।
2014 के मुकाबले। उत्तर प्रदेश में 9-10 लोग कम हो गए थे और 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हार गए थे, विधानसभाएं हार गए। हमको लगा कि ये कमजोर तो हुआ है पर अभी दम बाकी है। हमने जिस इमारत की कल्पना की थी कि ये इमारत बहुत मजबूत है, वो पूरी की पूरी ढह गई 2024 में। हमने देखा कि जिस राम मंदिर के दम पर या राम के दम पर प्रधानमंत्री, आप देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री एक भी बार अयोध्या नहीं गए? मेरी जानकारी में तो नहीं गए। नहीं गए? अच्छा, नाम भी नहीं लिया है सर? नाम भी नहीं लिया। आपके गुजरात के दर्शकों को ये चीज पकड़ में आनी चाहिए। गोधरा कांड जो हुआ वो कार सेवकों के कारण। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सरकार कार सेवकों की, ट्रेन में लौटते हुए कार सेवकों की एक्सीडेंट में, जो गोधरा में हुआ, जो भी कांड हुआ, उसके दम पर सत्ता में आई, जिसने अयोध्या को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, जिसने राम मंदिर को लेकर इतनी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, राम मंदिर को लेकर पूरे देश को पोलराइज कर दिया, उस राम मंदिर में चुनाव के पहले इतनी बार गए प्रधानमंत्री, चुनाव के बाद धन्यवाद देने नहीं गए भगवान राम को, और पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमको बहुमत मिल गया है, हमारी सरकार बन गई है, लोग, दुनिया खुश है, देश खुश है। तो जो हाल अयोध्या में हुआ कि सड़कें बह गई, मंदिर चूने लगा, पूरा कंस्ट्रक्शन तबाह हो गया और फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, इससे बड़ा परिवर्तन 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में और क्या हो सकता है? बिल्कुल। ये 2024 का जो चुनाव है, इसने, जिसको कहते हैं ना कि सरकार की चमड़ी को उधाड़ कर रख दिया है, चमड़ी को खोल के रख दिया है। जो प्लास्टिक था उसके ऊपर, सरकार पर, वो पूरा का पूरा अनकवर हो गया और देश ने देखा कि हमारा राजा वो नहीं है जिसको हमने कल्पना में बिठा रखा था। प्रधानमंत्री के 2 भाषण जो आपने जिक्र किया, वो प्रधानमंत्री का फ्रस्ट्रेशन है, भाषण नहीं है। आप सोचिए कि 4 जून को नतीजे आए, केयर टेकर अभी भी हुकूमत में है, थी, तब से थी। 1 महीने बाद, 3 जुलाई को, पूरे 1 महीने बाद प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने के कार्य का कोई ब्यौरा नहीं देते हैं देश को, केवल और केवल कांग्रेस और राहुल गांधी की पीठ पर कोड़े मारते हैं। जी। ये ऐसा ही है कि वो चौराहे पर कोई भिक्षुक आपसे कुछ मांगता है और आप नहीं दे तो फिर वो गालियां देने लगता है।
बिल्कुल। पहले वो आशीर्वाद देता है हाँ, कि दे दे भगवान तेरे बच्चों को, ये करेगा वो करेगा, और जब नहीं दो तो गालियां देता है, फिर श्राप निकालता है। श्राप देता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में देश को, विपक्ष को श्राप दिया कि तुम्हारे कारण ऐसा हो। आप सोचिए जरा, गुजरात में प्रधानमंत्री केरल का जिक्र करते हैं कि हमने वहां एक सीट जीती और इतना किया। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि गुजरात में एक महिला ने, 47 साल 48 साल की महिला ने आपको हरा दिया। जीनीबाई ठाकुर ने, गेनीबेन ठाकुर। जीनीबेन ठाकुर ने क्राउड फंडिंग के जरिए, आप सोचिए कि राजा को उसके गढ़ में हराया। मैं ये जो फैजाबाद और ये जो जीत है जीनीबेन की गुजरात में, उसको सबसे बड़ी जीत मानता हूँ इस चुनाव में। सर वहां पे बताया, हम सूत्रों से हमको ये पता चला कि शंकर चौधरी साहब ने, मतलब कहा जाता है कि 40 से 50 करोड़ से कम उतना खर्च किया वहां पे, जो अनधिकृत है, लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि कम से कम उतना पैसा बहाया है, लेकिन ये महिला फिर भी जो है जीती। आप कल्पना करिए कि 7.5-8 लाख वोट से अमित शाह जीतते हैं गांधीनगर में, और ये महिला जीत जाती है वहां अपने इलाके में। कितना बड़ा तमाशा है। ये बताता है कि दरारें बहुत, और इसीलिए राहुल गांधी के आपने भाषण पूछा, राहुल गांधी ने चुनौती दी है पार्लियामेंट में कि हम गुजरात जीतने वाले हैं, गुजरात में आपको हरा कर बताएंगे। हाँ। तो ये जो प्रधानमंत्री के जो 2 भाषण थे, वो देश में कोई उत्साह का संचार नहीं करते हैं, देश में आशा नहीं जगाते हैं, देश को आश्वस्त नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक भी बार नहीं कहा महंगाई के बारे में, एक शब्द भी नहीं। प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। लोग क्या सुनना चाहते थे? आपने देखा ना गुजरात में राहुल गांधी के भाषण को लेकर, हिंदुत्व के भाषण को लेकर जो बीजेपी और संघ के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जिस तरह की हिंसा की, उसका कांग्रेस के लोगों ने कितना जबरदस्त विरोध किया। ये विरोध आपको पिछले 10 सालों में गुजरात की सड़कों पर नजर नहीं आया होगा। नहीं, ये तो एक तरह से संजीवनी की थोड़ी बहुत असर दिखती है अभी, जो परसों देखा गया। तो मैं जो इसका जो देख रहा हूं, वो ये देख रहा हूं कि ये जो चुनाव था, इसने, राहुल गांधी का भाषण अगर आप सुनते हैं तो वो भाषण नहीं है, वो एक चुनौती है, कॉन्फिडेंस है। और वो ये बताता है कि हम 52 सीटों से 99 सीटों पर इसलिए आ गए, और आप कह रहे थे, आपने पब्लिकली कहा कि हमको 40 सीटें मिलेंगी। नरेंद्र भाई ने ममता बनर्जी के भाषण को कोट करते हुए कहा था कि आपको तो 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी कह रही है 40 भी नहीं। बिना संसाधन के आपने खाते सील कर दिए थे कांग्रेस के, आपने इतने मुकदमे लगाए राहुल गांधी के खिलाफ, एक जगह से दूसरी जगह भटकाते रहे, जेल जाने की पूरी तैयारी कर दी आपने। गुजरात की अदालतों ने, सूरत की 2-2 अदालतों ने, गुजरात की हाई कोर्ट ने उस आदमी के साथ न्याय नहीं किया। वो आदमी राख में से फिनिक्स पक्षी की तरह खड़ा हो गया।
और आज जो सर्वे आते हैं CSDS का हो कि कोई हो, आपने देखा कि प्रधानमंत्री के भाषण को संसद टीवी पर जो भाषण आया उसको 60,000 के करीब मुश्किल से 7,000 के मुश्किल से, आसपास। और राहुल गांधी के भाषण को 6.5 लाख 6.5। ये जो 10 गुना का फर्क है, ये 10 गुना का फर्क राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के लोकसभा में और राज्यसभा में दिए गए भाषण का है। आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री बोलते थे तो मंत्रियों के चेहरे जैसे घड़ी की सुई खसक ही नहीं रही है कहीं। और सर अभी बोलना भी मतलब उनका वो मतलब अभी वो आप देखा होगा, वो एक क्लिप फिर से कल से वायरल हुआ है कि 5 साल में गरीबों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मतलब जो बोल रहे हैं उस पर भी काबू नहीं है उनका। जो एनडीए के सांसद थे वो नींद ले रहे थे, मुंह फाड़ रहे थे, वो थक गए हैं प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी ने कहा ना कि आपको देश चाहता नहीं है, थक गया है देश। प्रधानमंत्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो सत्ता में बने रहे, क्योंकि वो उसके बिना जी नहीं सकते। जी नहीं सकते। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुद के ऊपर इतना आश्रित कर दिया है कि वो लोग भी मोदी के बिना नहीं जी सकते। वो मोदी इस चीज को जानते हैं। तो इसलिए क्या हो गया है कि ये 2024 के चुनाव ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। और प्रधानमंत्री के भाषण में वो निराशा नजर आती है। वो भाषण प्रधानमंत्री का नहीं था। एक प्रधानमंत्री जो स्टेट्समैन होता है, वो जिस तरह के भाषण देता है, धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस तरह के भाषण देता है, और हमारे स्पीकर महोदय, हमारे सभापति महोदय, आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर आपने संसद में स्पीकर्स देखे हों, मैंने देखे हैं। जी जी, मैंने भी, बिल्कुल सर। मतलब ऐसे ऐसे स्पीकर्स देखे हैं, उनका आचरण देखा है। और ये जो स्पीकर हैं या जो सभापति हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री की खुशामद में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री को खुश करना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये जो डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ होगा, दुनिया भर के लोगों ने देखा होगा, उनके मन में भारत के लोकतंत्र के प्रति और हमारी पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज के प्रति, अधिकारियों के प्रति किस तरह की राय बनी होगी। तो ये जो मुझे लगता है कि ये एक, जिसको वाटरशेड मोमेंट जी, भारत की राजनीति का है। और आने वाले जो चुनाव हैं, गुजरात, ये महाराष्ट्र का, झारखंड का, हरियाणा का, आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के कितने मंत्रियों को बनाया गया है, हरियाणा के 3 छोटे से राज्य के 3 मंत्री बना दिए गए हैं, महाराष्ट्र से काफी मंत्रियों को ले लिया गया है। डरी हुई सरकार है। और आपके राज्य में भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में कितने दिन चलेगा गुजरात, कह वो नहीं सवाल है बड़ा। सकते। हाँ, वो है, कभी भी उठा पटक के आसार नजर आते हैं। क्योंकि मोदी जी को अब समझ में आ गया है कि कठपुतलियां और चरण पादिकाओं से अब विधानसभाएं नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि भारत की राजनीति का ये अद्भुत क्षण है। और देखिए, अंत में तो एक चीज तो साफ है, मोदी जी को सत्ता तो छोड़नी पड़ेगी।
वो समय का है, टाइमिंग है कि वो दो चीजें हैं, कब छोड़ते हैं और किस तरह की परिस्थितियों में छोड़ते हैं। मतलब वो सत्ता का हस्तांतरण पीसफुली करते हैं कि पीसफुली नहीं करते हैं, अपना कोई उत्तराधिकारी क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही मूक दर्शकों की तरह बनी रहती है कि उसमें भी कुछ हलचल होती है। आपने अगर दोनों भाषणों के दौरान राज्यसभा में, तो मैंने कैमरा देखा कि अमित शाह जी के ऊपर बहुत कम दिखाया गया, लगभग दिखाया ही नहीं गया, मतलब बहुत कम लगभग हाँ दिखाया नहीं गया। सर। और लोकसभा में दिखाया गया, उनको इंटरवीन करते हुए दिखाया गया 2 बार। एक बार तो उन्होंने संरक्षण की मांग की स्पीकर से, तब जी है, और एक और था। आपने देखा जो अमित शाह जी का हम स्वरूप देखते आए हैं अभी तक, जी 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 लोकसभा बिल्कुल। में भी, राज्यसभा में भी, और सड़कों पर भी, और गुजरात में भी कितना सबड्यूड थे अमित शाह जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुजरात के लोगों के लिए एक बड़ा, मेरे ख्याल से इससे गुजरात के लोगों को आजाद कर दिया है 2024 के चुनाव ने। ये लिबरेशन हो गया गुजरात का। हो सकता है तो सर, ये ऐसी ऐसा थोड़ा बहुत दिखने को मिल रहा है। अभी हाँ, आज कारोबारी है, आज सहारनपुर हनुमान में बुलाई है कारोबारी। अब वो परमानेंट अध्यक्ष नया आएगा या तो टेम्पररी आएगा, ये समझ में नहीं आता। लेकिन सबको बुलाया है, वार्ड लेवल तक के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है वहां पे। सहारनपुर हनुमान आप जानते हैं, तो वहां पे अब आज 2 दिन की है, वो चलने वाली है। पर इसमें जैसे आपने बात छेड़ी तो मैं थोड़ी इनपुट दे दूं। गुजरात का स्थिति अभी ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तो ये है कि कार्यकर्ता जो है, जो सच्चे कार्यकर्ता, जो पुराने सन्निष्ठ कार्यकर्ता है, उनमें गुस्सा बहुत है। क्योंकि अभी भी जो है ये फेरबदल होने वाली है। अभी आपको बताया जा रहा है कि रथ यात्रा के बाद कैबिनेट में चेंजेस होंगे। और जो अब वो जो बाई इलेक्शन में जीत के आए हैं कांग्रेस के, अर्जुन मोढवाडिया, सीजे चावड़ा, पर्टिकुलरली 2 लोग, तो उनका फिर से जो है समावेश अब वो कैबिनेट में करना होगा, क्योंकि वो डील थी चुनाव, मतलब इस्तीफा देने से पहले की डील यही थी। तो फिर से वो 2 कांग्रेस के लोग आएंगे, ठीक है, जो कि चुनाव जीत के तुरंत कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। और बाकी जो राह देख रहे हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं बोर्ड्स और कॉरपोरेशन में नियुक्तियां नहीं हो रही है तो बिल्कुल नहीं हो रही है। वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज आते थे वो आ नहीं रहे हैं। सरकार के जो निवृत्त एक्सटेंशन वाले ऑफिसर हैं वो बोर्ड को चला रहे हैं, वो कॉरपोरेशन को चला रहे हैं, निगम को चला रहे हैं। तो एक गुस्सा बहुत बड़ा है। और ये गुस्सा ऑब्वियसली जो है अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो हमने देखा परसों कांग्रेस कार्यालय पर जो हमला, तो उसमें बेसिकली तो वो वही लोग थे जो 500 हजार रुपए वाले लोग थे बेसिकली। उसमें कोई वो ज्यादा, मतलब बीजेपी की, पुरानी बीजेपी की जो मतलब अगर निष्ठावान लोग माने तो वो कोई नहीं थे। वो वही थे जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ पैसा चाहिए, 1000 रुपया मिल गया, 500 मिल गया, 2000 मिल गया, चले गए और पथराव कर दिया, वो वाले लोग। तो जो ग्राउंड है ना, जो जो संगठन का एक समय बेसिक मजबूत ग्राउंड हुआ करता था इस प्रदेश में, वो नींव से जो है खोखला काफी हद तक हो चुका है। तो मैंने कहा इससे आपको एक इनपुट दे दूं, नहीं, ये ये साफ दिख। बढ़ेगा, ये बढ़ने वाला है अब। और आप पाएंगे कि राहुल गांधी ने जब कहा है गुजरात को जीत के दिखाएंगे, तो किसी आधार पर कहा है उन्होंने, कोई ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि गुजरात में काफी लोग भरे हुए बैठे हैं अंदर से, जी माइनॉरिटीज तो बैठी हैं, बीजेपी में जो अंदर के नाराज लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर आपने देखा कि बढ़ा है। सीट नहीं जी मिली हो, चाहे भरूच में सीट नहीं मिली हो या भावनगर में नहीं मिली हो, वोट शेयर बढ़ा है। बड़ा। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो कल्मिनेट होंगी, और लोगों को, गुजरात को या सब लोगों को, महाराष्ट्र को अब धंधा करना है, बिजनेस करना है, उनको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। तो इसलिए ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नरेंद्र भाई करते रहे हैं,
उसका ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया खत्म 2024 में, और उसमें राम मंदिर ने बता दिया कि भाई अब हो गया है। भगवान राम ने भी कह दिया कि अब बंद करो यार, हम तंग आ गए हैं तुम्हारे। तो इसलिए जो मैंने शुरू में कहा कि जो हिंदू भाई बहन हैं, उनको ये चीज समझना चाहिए कि आदमी राम मंदिर क्यों नहीं गया आज तक चुनाव जीतने के बाद। मतलब 4 जून के बाद से, और उसके पहले तो रामनवमी पर भी गए और प्राण प्रतिष्ठा भी की और शिलान्यास भी है तमाम। तो क्या नरेंद्र भाई का राम से मोह भंग हो गया है? तो सवाल है ये, बिल्कुल। तो राम से ये चुनाव में, इस चुनाव की थीम ये है मयूर भाई कि नरेंद्र भाई का राम से, भगवान राम से मोह भंग हो गया है, और अब वो उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा शुरू कर दी है। तो जो जिताए नरेंद्र भाई उसके साथ रहते हैं। उड़ीसा ने जिता दिया तो नरेंद्र भाई भगवान जगन्नाथ के हो गए हैं। भगवान बदल देते हैं अपने, भगवान बदल देते हैं। तो इसलिए देश के नागरिकों को ये बताइए कि जैसे चोले बदलते हैं नरेंद्र भाई दिन में 5 बार, वैसे ही जी। भगवान बदलते हैं। तो इसलिए ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो किस भगवान के कब उपासक हो जाएंगे। तो इसलिए आने वाला टाइम जो है देश के लिए चुनौती का है, और हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नरेंद्र भाई कमजोर हो गए हैं, और जब लीडर कमजोर हो जाए तो उसके पीछे चलने वालों को अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, अपना अपना देख लो भाई। अपना अपना देख लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी भी कहीं भी चल देंगे। हाँ, इटली चले जाएंगे, वहां की नागरिकता मिल जाएगी। वहाँ उनको सुकून मिलेगा, मुझे लगता है, बिल्कुल। तो इसलिए जो बेचारे आपके भाजपा के कार्यकर्ता हैं गुजरात के, और वो, आप बताओ मेरे को, आपके गुजरात के लोग बताएं कि ये माँ के निधन के बाद, उन्होंने ये तो कहा कि माँ के निधन के बाद मुझे लगा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हाँ, वो तो इस बात से भी प्रमाण निकलता है कि वो वहाँ माँ के निधन के बाद घर गए ही नहीं एक भी बार। नहीं, वो अंतिम क्रिया के लिए आए थे, बस वो फिर चले गए। हाँ हाँ, तो उसके बाद तो नहीं गए ना कभी। नहीं, उसके बाद हाँ, कि भाई माँ का कमरा देखने गए हो, माँ का घर देखने गए हो। तो नहीं। इसलिए न राम मंदिर गए न वडनगर गए। तो नरेंद्र भाई का किसी से मोह नहीं है। देखिए सही बात तो ये, वो किसी नहीं, एक 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 ही चीज से है, वो है कुर्सी, वो जो सत्ता कुर्सी जहाँ। कुर्सी हाँ, कुर्सी उधर। कुर्सी है। तो देश ने अब तय कर लिया है कि नरेंद्र भाई को कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, और नरेंद्र भाई को ये पता चल गया है। अच्छा, ये सर वो जो फ्लोर टेस्ट जो कि जरूरी होता है जब कोalition की सरकार बनती है, जब आपका पूर्ण बहुमत नहीं होता है, फिर आप तो बैसाखियों से, या तो जो कहें मतलब समर्थन से ही तो बैठे हैं ना, आपकी तो 240 जी सीटें। जी। तो वो तो एक तो है ना, वो जरूरी होता है कि संसद में आपको प्रूव करना होता है कि भाई आपके समर्थन में पूर्णतः मतलब 272 के ऊपर लोग हैं। तो वो सर कब होगा? वो होगा ही नहीं, राष्ट्रपति ने नहीं कहा ना करने के लिए। पर क्या वो करना जरूरी नहीं होता है? अब वो उसमें ये होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ, उस धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दे दिया। उस पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पारित हुआ कि नहीं, उस पर वोटिंग हो सकता है। अब वो उसकी जो प्रक्रिया है वो मुझे जानकारी नहीं है। वो अगर विपक्ष मांग करे कि इस पर वोटिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से विपक्ष ने मांग इसलिए नहीं की कि वो हार कर नरेंद्र भाई को और ताकत अभी देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है शायद, हो वो सकता है तो ये भी। जब वो जब वोटिंग की मांग करेंगे उसके पहले
तेलुगु देशम वाले और नीतीश कुमार खुद ही खबर कर देंगे कि भैया आप करवा लो, हम इनके साथ नहीं है। हाँ अभी करवा दो, अभी कोई बात नहीं, हाँ, अभी हो जाए। तो इसलिए अभी वो मौका नहीं आया है, तो वो आएगा मौका। पर ये चलेगा नहीं मयूर भाई, ये इनका मामला चलेगा नहीं, लंबा नहीं चलेगा। नहीं, लंबा नहीं चलेगा जी, बात सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों गर्ग साहब थे, आपने सुना 2 नेताओं के भाषण और एक नेता के 2 भाषण, राहुल गांधी का भी और नरेंद्र भाई का लोकसभा में और राज्यसभा में। उस भाषण का आकलन जो है और ओवरऑल एक पिक्चर, जो एक खाका जो है खींचा गर्ग साहब ने प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की आज की वर्तमान मानसिकता का, प्रधानमंत्री और उनके आसपास के लोगों का, जो कि अभी भी जो है कुछ बेचारे वो नारा लगा देते हैं उनके नाम का, लेकिन कुल मिला के एक तरह से ये समझ में आ रहा है, अगर गर्ग साहब की बात को आप ठीक से समझने की कोशिश करें, कि वो जो था ना, कि जैसे वो नेत्रहीन लोग ने कहा कि हाथी तो एक बहुत बड़े स्तंभ जैसा है, किसी ने कहा कान पकड़ा तो कान का वर्णन किया, लेकिन कुल मिला के 2024 के चुनाव ने ये जो है नरेंद्र भाई को पूर्ण रूप से जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि हकीकत में ये ऐसे हैं जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड है, काफी हताश है, काफी निराश है, और ऐसे हैं कि जो अगर भगवान ने मनवांछित फल नहीं दिया तो भगवान भी बदल देते हैं, जैसे वो रोज चोला बदलते हैं। तो ये सब बातें यार आप तक पहुंची। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में। अच्छी लगी हो तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात और हमारे और भी अन्य चैनल, सबको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।